हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्फ्लुएंस ऑफ टूल एंगल्स ऑन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री डिस्कस की थी और उस पे आने वाले डिफरेंट एंगल्स के बारे में चर्चा की थी। तो मुख्यतः हमने देखा था कि मेनली इसमें 3 एंगल्स होते हैं, रेक एंगल, क्लियरेंस या रिलीफ एंगल और कटिंग एज एंगल। और फिर हमने इनको दो पार्ट्स में फिर कहा था कि रेक एंगल जो है वो 2 तरह के हो जाएंगे, बैक रेक एंगल और साइड रेक एंगल, जो कि यहाँ फ्रंट व्यू में बैक रेक एंगल दिखाई दे रहा है और साइड व्यू में साइड रेक एंगल दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो क्लियरेंस या रिलीफ एंगल था वो भी 2 तरह के, साइड क्लियरेंस एंगल और फ्रंट क्लियरेंस एंगल, जिसको हम एंड क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। इसको रिलीफ एंगल भी कहा जाता है। और थर्ड जो टाइप था कटिंग एज एंगल, उसके फिर 2 टाइप्स, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। तो इस तरह से ये 6 एंगल्स हुए। इसके अलावा हमने एक नोज़ रेडियस की बात करी थी, जहाँ 2 एंगल्स मीट होते हैं, एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज, जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उस पोर्शन पे नोज़ था। तो ये इस तरह से 7 एंगल्स की हमने चर्चा की थी। हर एक को हमने डिफ़ाइन किया था। जैसे बैक रेक जो कि फ्रंट व्यू में दिखाई देता है, ये फेस और शैंक के पैरेलल लाइन एज्यूम की जाए तब जो एंगल मिलता है वो बैक रेक एंगल था। इसी तरह से जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल या फ्रंट रिलीफ एंगल जो था वो आपके फ्रंट, जो हम इसको कहें हमारा फ्रंट का फ्लैंक था, एंड फ्लैंक जिसको हमने या माइनर फ्लैंक कहा था, उसके और बेस के परपेंडिकुलर लाइन अज्यूम की जाए तो उनके बीच में बनने वाला एंगल था फ्रंट क्लियरेंस एंगल। इसी तरह से साइड व्यू में हमको दिख रहा था साइड रेक एंगल, जो कि फेस और अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द शैंक हमने अज्यूम करी और उनके बीच में जो एंगल बना वो साइड रेक एंगल था। इसी तरह से साइड क्लियरेंस एंगल जो बना वो साइड फ्लैंक और अ लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस, इन दोनों के बीच में एंगल बनाता है साइड क्लियरेंस एंगल। और टॉप व्यू में हमको 2 कटिंग एज एंगल दिखाई दे रहे थे, एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज और उसके सापेक्ष हमने शैंक के परपेंडिकुलर एक लाइन इमेजिन करी, तब जो एंगल ड्रॉ हुआ था वो एंगल एंड कटिंग एज था। इसी तरह से साइड कटिंग एज और शैंक के पैरेलल एक लाइन अज्यूम करने पर जो एंगल बना था उसको हमने साइड कटिंग एज एंगल कहा था। और जहाँ ये दोनों ही एंगल्स मीट हो रहे थे, दोनों एजेस मीट हो रही थी, वहाँ पर एक रेडियस का फॉर्मेशन था जिसको हमने नोज़ रेडियस कहा था। तो आज हम जो हैं इन सभी एंगल्स की ये सारी डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आज हम इन एंगल्स के इफ़ेक्ट की चर्चा करेंगे, यानी हर रेक एंगल का या हर एक पर्टिकुलर एंगल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले रेक एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। बैक रेक एंगल का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इट हेल्प्स टू कंट्रोल द चिप फ्लो इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। जैसा पिछली क्लास में भी मैंने बताया, जो रेक एंगल है वो चिप फ्लो को कंट्रोल करता है। चिप फ्लो का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये कंट्रोल रहता है रेक एंगल से। तो बैक रेक एंगल जो उसके फेस पर प्रोवाइड किया जाता है, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर चिप टू फ्लो। दूसरा, इट रिड्यूसेस द कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू शीयर द मेटल। जो मेटल को शीयर करने के लिए, उसको काटने के लिए कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जितना अच्छा बैक रेक एंगल दिया जाएगा उतना ही वो कटिंग फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और इससे हमारी पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी टूल की लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड पॉइंट, इसके अलावा और फंक्शन क्या है कि ये जो वर्क पीस के द्वारा टूल पर लगने वाला जो फोर्स है उसको ये काफ़ी हद तक उसके प्रेशर को काउंटरएक्ट करने का भी ये काम करता है। और चौथा, ये कटिंग एज को कीननेस या शार्पनेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी सरफेस फिनिश जो है अच्छी मिलती है, इम्प्रूव होती है। इसी तरह से जो साइड रेक एंगल दिया जाता है उसका फंक्शन है सेम एज इट इज़, जैसा कि बैक रेक एंगल में जो हो रहा था कि चिप फ्लो डायरेक्शन है और टूल के वर्क पीस के द्वारा लगने वाले प्रेशर को काउंटरएक्ट करने का काम है, शार्पनेस है, यही सारे कुछ इसके भी फंक्शंस रहेंगे। यानी सिमिलर टू बैक रेक, साइड रेक भी यही सारे फंक्शंस इसके रहते हैं। तो इट कंट्रोल्स द चिप फ्लो डायरेक्शन, इट काउंटरएक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क टू द मूवमेंट ऑफ द कटर, यानी कटर मतलब टूल। तो टूल का
जो टूल के ऊपर वर्क द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, प्रेशर है, उसको काउंटरैक्ट करता है, उसकी प्रतिक्रिया देता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल में हमको ये अलग अलग वैल्यूज़ रखनी होती है डिपेंडिंग ऑन कि ब्रिटल मटेरियल लिया जा रहा है या डक्टाइल मटेरियल लिया जा रहा है। तो ब्रास जो है उसमें बैक और साइड रेक्स ऑलमोस्ट 0 डिग्री रखे जाते हैं, जबकि अगर एल्यूमिनियम का बना टूल हम लेते हैं तो वहाँ पर बैक रेक 35 डिग्री और साइड रेक को तकरीबन 15 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट है एंड क्लियरेंस एंगल, जिसको हम रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। तो ये रिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं टूल को रिलीफ प्रोवाइड करता है, यानी वर्क सरफेस जो है उससे टूल पूरा का पूरा रब नहीं हो, उसके अगेंस्ट उनकी रबिंग नहीं हो, किसी भी तरह से घर्षण नहीं हो दोनों के बीच में। तो इसके लिए हम एंड क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो पहला इसका फंक्शन हो गया, इट अलाउज द टूल टू कट फ्रीली विदाउट रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस। वर्क सरफेस के अगेंस्ट में टूल फ्रीली कट करता है बिना रबिंग हुए, बिना घर्षण के। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये जनरली 0 से 15 डिग्री का एंगल रखा जाता है, कोण रखा जाता है, जो कि तकरीबन 8 के आसपास रहता है। एक्सेसिव रिलीफ एंगल रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। हम अगर इस रिलीफ एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख देंगे तो ये टूल की स्ट्रेंथ को कम कर देगा, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो रिलीफ एंगल था और ये फ्रंट क्लियरेंस एंगल और बैक रेक एंगल था, इनके बीच में हमारे पास में एक सॉलिड पोर्शन मिल रहा था टूल का, जिसको हमने लिप एंगल कहा था। जब हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे लिप एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली लिप एंगल जो है वो हमारे टूल को मजबूती प्रदान कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। तो एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रंट क्लियरेंस एंगल, तो लिप एंगल की वैल्यू कम होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टूल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि एक्सेसिव रिलीफ एंगल रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। अब आते हैं साइड क्लियरेंस एंगल के फंक्शंस पर। साइड क्लियरेंस एंगल का फंक्शन सिमिलर है एंड क्लियरेंस एंगल में, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडिनली टूल को फीड करते हैं तो हमारे को ये साइड क्लियरेंस एंगल काम में आता है, यूज़ में आता है। यानी वही फ्लैंक की रबिंग को ये अवॉइड करेगा वर्क पीस के साथ में, जबकि टूल को हम लॉन्गिट्यूडिनली फीड करेंगे। स्टील के लिए इसकी वैल्यू तकरीबन 6 से 10 डिग्री रखी जाती है, जबकि एल्यूमिनियम में 8 डिग्री रखी जाती है। तो अल्टीमेटली एंड क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस एंगल का एक ही काम हुआ कि ये एक्चुअल टूल को, पूरे टूल को वर्क पीस के साथ में रब नहीं होने देते हैं। इट अलाउज ओनली द कटिंग एज टू टेक पार्ट इन द कटिंग। चौथा आता है, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ द एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज एंगल का क्या काम है? इट अवॉइड्स द रबिंग बिटवीन एज ऑफ द टूल एंड वर्क पीस। जो आपके वर्क पीस हैं और एज है, कंप्लीटली उस पूरे एज की टूल के साथ में, वर्क पीस के साथ में रबिंग न हो, इसका ध्यान रखता है एंड कटिंग एज एंगल। और इसके अलावा ये चिप की फ्लो की डायरेक्शन को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसी तरह से साइड कटिंग एज का भी यही काम है, बट जबकि हम लॉन्गिट्यूडिनली फीड कर रहे हैं तो ये साइड कटिंग एज का रोल इसमें आ जाता है। तो इट इंक्रीज, जैसे हम साइड कटिंग एज को इंक्रीज़ करते हैं तो इससे चिप की थिकनेस प्रभावित होती है। यानी जैसे हम साइड कटिंग एज को ज़्यादा बढ़ाएंगे उससे आप जो चिप निकलेगी वो चौड़ी चिप निकलेगी एंड कंपैरेटिवली थिन होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा साइड कटिंग एज दे दिया तो उससे क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में डायरेक्ट होंगे, और जिससे चैटरिंग की नॉइस जो है वो ड्यूरिंग मशीनिंग आएगी। तो इसलिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाता है। बहुत ज़्यादा साइड कटिंग एज भी नहीं रखा जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसकी एक वैल्यू डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नोज़ रेडियस। नोज़ रेडियस का फंक्शन है अ शार्प पॉइंट एट द एंड। क्योंकि हमने नोज़ रेडियस में क्या किया, नोज़ को एक उसको कर्व दिया है, शार्प नहीं रखा। यानी जहाँ एंड कटिंग एज और
साइड कटिंग एज जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर शार्पनेस नहीं रख के उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ किया जाता है, उसको रेडियस प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जितना शार्प रहेगा तो उतना ही वो पोर्शन जो है स्ट्रेस में रहेगा, उसकी लाइफ शॉर्ट होती है। और इसके अलावा जब कटिंग की जाती है वर्क पीस पे तो उसके ऊपर कई सारे वो निशान छोड़ेगा, यानी कि सरफेस फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए नोज़ रेडियस बनाया जाता है सो एज़ टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ द टूल, और हमको जो सरफेस मिल रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी का सरफेस मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा नोज़ रेडियस दे देने पर उसमें चैटर साउंड आएगा, क्योंकि जैसे जैसे नोज़ रेडियस बढ़ता है तो लार्ज नोज़ रेडियस होने पर वर्क पीस और टूल के कांटेक्ट में आने वाला अल्टीमेटली एरिया बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, हीट जनरेशन होगा। और इस तरह से वर्क पार्ट अगर बहुत लूजली क्लैम्प किया हुआ है मशीन के ऊपर तो उसके चैटरिंग और वाइब्रेशन की भी संभावना रहेगी। तो नोज़ रेडियस ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि चैटरिंग होगी, और कम देने पर हमको सरफेस की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, टूल की लाइफ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी भी एक ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है सो एज़ टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ द टूल। तो नोज़ रेडियस की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो वैल्यू निर्धारित की गई हैं ताकि ये अच्छे से काम करे, टूल की लाइफ इंक्रीज़ हो, अच्छी सरफेस क्वालिटी हमको मिले, तो उसके लिए अगर आपका वर्क पीस डेलिकेट कंपोनेंट है तो आर की वैल्यू जो रेडियस है वो तकरीबन 0.4 mm रखा जाता है। जहाँ कार्बाइड इंसर्ट्स काम में लिए जाते हैं टूल में, यानी आगे वाला टिप जो है वो सिर्फ कार्बाइड का बना होता है और उसको इंसर्ट किया जाता है टूल बॉडी के अंदर, शैंक के अंदर। तो इस तरह के कार्बाइड इंसर्ट्स वाले टूल में जो रेडियस है वो 0.4 से लेकर 1.2 mm तक रखा जाता है। हैवी ड्यूटी इंसर्ट्स जहाँ पर काम में लिए जाते हैं, यानी इंसर्ट लगाया है बट इट इज़ यूज फॉर हैवी वर्क्स, तो वहाँ पर रेडियस बढ़ा दिया है 1.2 मिलीमीटर से लेकर 1.5 mm तक, एंड इट इज़ मोर देन 1.5 mm फॉर हैवी डेप्थ कट और हैवी फीड्स। जहाँ ज़्यादा फीड देना है, ज़्यादा डेप्थ देनी है कटिंग में, तो वहाँ रेडियस को 1.5 mm से भी ज़्यादा रखा जाता है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि जो रेक एंगल की हमने बात की थी, तो वो रेक एंगल हमने बैक रेक एंगल जो देखा था वो इस शेप का था। ये वाला शेप हमने बैक रेक एंगल का देखा था। इस तरह के रेक एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। कई बार रेक एंगल जो है उल्टा दिया जाता है, यानी इसमें देख रहे हैं आप पहले वाले केस में जो रेक एंगल का स्लोप है वो शैंक की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि दूसरा केस जिसमें नेगेटिव रेक एंगल दिया है इसमें जस्ट ऑपोजिट केस है, यानी कटिंग एज की तरफ ये स्लोपिंग डाउन है और शैंक की तरफ ये स्लोप ऊपर चढ़ रहा है। और थर्ड केस है उसमें हमने किसी भी तरह का कोई रेक एंगल प्रोवाइड नहीं किया है। तो रेक एंगल्स जो बैक रेक एंगल्स जो थे वो 3 तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव रेक एंगल हो सकता है, नेगेटिव रेक एंगल हो सकता है और न्यूट्रल रेक एंगल हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम रेक एंगल को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारे कटिंग एज की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होती है। वही कारण वही है कि इनके बीच में जो ये आने वाला एंगल था जिसको हमने लिप एंगल कहा था, ये रेक एंगल हो गया ऊपर, और ये बीच में ये जो सॉलिड पोर्शन था जिसको हम लिप एंगल बोल रहे थे। तो जैसे जैसे पॉजिटिव रेक एंगल की वैल्यू बढ़ाई जाएगी ये लिप एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी, और इसी से हमारे टूल को स्ट्रेंथ मिली हुई है, कटिंग एज को स्ट्रेंथ मिली हुई है। तो अल्टीमेटली कटिंग एज की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ये कटिंग एंगल जो है उसको अफेक्ट करता है, शियर एंगल है उसकी वैल्यू को भी अफेक्ट करता है। तो लार्जर रेक एंगल होगा तो स्मॉलर कटिंग एंगल होगा, यानी स्मॉलर लिप एंगल होगा। तो स्मॉल रेक एंगल जो है वो रखा जाता है हार्ड कटिंग मटेरियल्स के लिए, जहाँ पर आपको हार्ड मटेरियल को कट करना है। वहाँ पर ऑब्वियसली हमें जो मटेरियल है वो टूल का सॉलिड पार्ट है वो ज़्यादा चाहिए, तो हम वहाँ पर रेक एंगल की वैल्यू को स्मॉल रखते हैं। और जहाँ पर हमें सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल्स को कट करना होता है तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यू को ज़्यादा रख सकते हैं। तो रेक एंगल की वैल्यू वहाँ पर बढ़ाई जा सकती है।
अब जब कार्बाइड के कटिंग टूल्स यानी कार्बाइड इंसर्ट वाले कटिंग टूल्स जब यूज़ में लिए जाने लगे तो देखा, और पॉजिटिव रेक एंगल के साथ में उनको यूज़ में लिया गया, तो हमने देखा कि जो टूल का पे लगने वाला फोर्स था वो कम्प्लीटली कटिंग एज के ऊपर आता था, और इस वजह से जो कटिंग एज है वो स्पॉइल हो जाता था, टूल टूट जाता था, उसमें से चिप निकल जाती थी, ब्रेक हो जाता था। तो इस तरह से कार्बाइड कटिंग टूल, कार्बाइड इंसर्ट वाले कटिंग टूल्स में पॉजिटिव रेक एंगल जो है वो यूज़फुल नहीं रहा। तो क्योंकि कार्बाइड कटिंग टूल, कार्बाइड जो है वो अपने आप में एक ब्रिटल मेटल है, तो इसलिए पॉजिटिव रेक एंगल के साथ में कार्बाइड कटिंग वाले टूल्स, कार्बाइड टिप वाले टूल्स जो है वो फेल होने लगे, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव रेक एंगल इम्प्लीमेंट किया गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब जैसे ही हमने इसमें नेगेटिव रेक एंगल लगाया तो जो फोर्स वापस आ रहा था वर्क पर से, जो फोर्स लगता है टूल के ऊपर, ये टूल पर लगने वाला फोर्स कटिंग एज से की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं होकर बॉडी की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहा, और जिस वजह से कटिंग एज जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। तो जस्ट इसने रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव के ऑपोजिट रिज़ल्ट दिया। जहाँ पॉजिटिव में ये फोर्स कम्प्लीटली इसकी कटिंग एज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, वहाँ ये फोर्स जो है इसकी बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहने लगा। तो जहाँ हम कार्बाइड टूल्स काम में लिए जाने लगे, कार्बाइड इंसर्ट के टूल्स काम में लिए जाने लगे, वहाँ पर ये नेगेटिव रेक को काम में लिया जाने लगा। तो अल्टीमेटली नेगेटिव देखा गया कि जब हम नेगेटिव रेक एंगल लेते हैं तो उससे जो टूल को लाइफ मिलती है वो तकरीबन पॉजिटिव के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा थी। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन किया गया कि कहीं पर पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ में लिया जाएगा, कहीं पर नेगेटिव रेक एंगल। तो हाउ टू डिसाइड कि पॉजिटिव कहाँ लिया जाए, कहाँ नेगेटिव। तो पॉजिटिव रेक एंगल्स आर यूज वाइल मशीनिंग लो स्ट्रेंथ मेटल्स एंड अलॉयज़। लो स्ट्रेंथ के मेटल्स हैं, अलॉयज़ हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, माइल्ड स्टील है, इस तरह के जब टूल्स हम यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल्स दिए जाते हैं। जब लो स्पीड पे काम किया जाता है, हमारी मशीन जो है वो लो स्ट्रेंथ की होती है, पुरानी मशीन है, लो पावर मशीन्स हैं जो ज़्यादा रिजिड नहीं हैं, तो इनके ऊपर अगर हम इन टूल्स से काम करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है। जबकि नेगेटिव रेक एंगल जो है वो हाई स्ट्रेंथ के मेटल्स और अलॉयज़ की मशीनिंग के दौरान यूज़ में लिया जाएगा, जैसे स्टेनलेस स्टील है, अलॉय स्टील है, टाइटेनियम अलॉय है, इस तरह के कुछ हाई स्ट्रेंथ के मेटल्स को मशीनिंग करने के लिए हमें नेगेटिव रेक एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारा कुछ इन्फ्लुएंस था डिफरेंट एंगल्स का जो कि टूल के ऊपर पड़ेगा। नाउ कम्स द टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर इज़ द स्पेसिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ द टूल, जिससे हमको टूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस पे आने वाले टूल एंगल्स क्या क्या वैल्यू के हैं और उसका नोज़ रेडियस क्या है। जो 7 एंगल्स हमने बात करी थी वो 7 एंगल्स को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में डिस्प्ले किया जाता है टूल के ऊपर, जिससे ये टूल का एक तरह से नामकरण हो गया कि उसमें 1 बाय 1 सारे एंगल की वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं और ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखी जाती हैं। सबसे पहले बैक रेक एंगल लिखा जाता है, उसके बाद साइड रेक एंगल, देन रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ और साइड रिलीफ। 5वें नंबर पे आ गया कटिंग, एंड कटिंग, और 6ठे नंबर पे साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में लिखा जाता है उसका नोज़ रेडियस। तो अगर किसी टूल का सिग्नेचर इस तरह से लिखा हुआ है 12, 15, 7, 6, 10, 15 एंड 0.8, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैक रेक एंगल जो है वो इसमें 12 डिग्री का है। फिर 15 नंबर हुआ साइड रेक एंगल, देन 3rd नंबर पे लिखा हुआ है 7 डिग्री हो गया एंड रिलीफ एंगल, 6 डिग्री हो गया साइड रिलीफ एंगल, 10 डिग्री एंड कटिंग एज एंगल, 15 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल, और 0.8 mm इज़ द नोज़ रेडियस। तो पहले के 6 बिंदु डिग्रीज़ में हैं और लास्ट वाला नोज़ रेडियस मिलीमीटर्स में है। इसी तरह से जब हम इस यहाँ जो 12 लिखा हुआ है ये बैक रेक एंगल है, और अभी हमने डिस्कस किया बैक रेक एंगल जो है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो उसके सामने माइनस का साइन लगा होगा, माइनस साइन विल इंडिकेट कि ये नेगेटिव रेक एंगल है। तो जैसा नेक्स्ट केस दिख रहा है
टूल सिग्नेचर जो है वो -10 15। तो यहाँ -10 का मतलब क्या हुआ कि जो बैक रेक है वो नेगेटिव में है और ये -10 डिग्री है। इसके बाद वाले सिमिलर हो गए। 15 डिग्री साइड रेक एंगल, 8 डिग्री एंड रिलीफ एंगल, 6 डिग्री साइड रिलीफ एंगल, 8 डिग्री एंड कटिंग एज एंगल और 5 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल हो गया। इसी तरह से लास्ट में 0.5 हुआ नोज़ रेडियस। तो ये कंप्लीट हुआ टूल का सिग्नेचर कि एक टूल के ऊपर उसकी वैल्यूज़ लिखने के लिए ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस जो हैं इस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखी जाती हैं। थैंक यू।